कभी कभी हम अपने चारों ओर इतनी तेजी से भागते हैं कि असलियत की तरफ देखना ही भूल जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इतिहास की धूल भरी गलियों में कुछ ऐसी भी कहानियां दबी हुई हैं जो समय के साथ खो गई। ये कहानियां सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इन कहानियों को आपको समझना भी होगा। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे, उनकी थीरीज के बारे में बताएंगे, उनके कैलकुलेशंस के बारे में बताएंगे जो इतिहास के पन्नों में खोई हुई है। और ये किताब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनके रचनाओं में कुछ ऐसी भी थीरीज हैं, कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिसे कभी किसी ने सुलझाने की कोशिश ही नहीं की या फिर कभी शायद सुलझा ही नहीं पाया। हमारा वैदिक सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, सिर्फ एक संस्कृति नहीं है, बल्कि ये हमें इतना ज्ञान दे चुका है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसकी कदर तक नहीं है। इसने ऐसे महापुरुषों को पैदा किया है जिसकी विचारधारा इस पूरी समाज को बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन परिणाम में हमने क्या दिया, इसे खत्म करते जा रहे हैं। ऐसे ही एक महापुरुष पैदा हुआ आज से 1000 साल पहले, जिसने अपने दिमाग से 1000 साल पहले आगे का सोचा, 1000 साल आगे की कैलकुलेशंस की। उन्होंने सोचा कि ये ग्रह आखिर चलते कैसे हैं, यहाँ से ग्रह तक की दूरी क्या है, पृथ्वी कैसे चलती है, कैसे अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे चक्कर लगाती है, ऊर्जा का सिद्धांत क्या है, सब कुछ आज से 1000 साल पहले एक व्यक्ति ने ये बता दिया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। सिर्फ ये बताया ही नहीं बल्कि प्रूफ कर दिया कि चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन फिर भी हम अपने प्राचीन काल के ऋषियों को, मुनियों को और अपनी संस्कृति को गंवार समझते हैं। और आज हम उन्हीं सारी चीजों को रिवील करने वाले हैं जो आपसे छूट गई या फिर आपसे जानबूझकर छुपाई गई वो चीजें। भास्कराचार्य ने आज से 1000 साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बता दिया था, जिसे भू केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी हर चीज, हर वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। यहाँ तक कि धरती द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय उन्होंने बताया 365.2588 दिन, जो कि आधुनिक समय में 365.25636 दिन माना जाता है। और इन दोनों का अंतर सिर्फ केवल 3.5 मिनट का है। यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वी के रेडियस के बारे में भी बता दिया था। आज से 1000 साल पहले पॉसिबल ही नहीं है ये सब बताना। पहले हम थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इनके थीरीज के बारे में बात करेंगे और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो भास्कराचार्य जी का जन्म हुआ था 1114 ईस्वी में, जिसे इन्होंने खुद अपने ग्रंथों में लिखा है। खास बात यह है कि भास्कराचार्य के जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती इनके जीवन के बारे में। इनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो इन्हीं के ग्रंथों और श्लोकों के माध्यम से मिलती है। एक श्लोक के अनुसार उनका जन्म विज्जडवीड नामक गांव में हुआ था, जो कि सहाद्री पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये श्लोक है, अशीत सहा कुलाश्चलाश्रित पुरे त्रैविद्य विद्य जने नाना जज्जन धान्मी विज्जडवीडे सांडिल्य गोत्र द्विजः। इसका मतलब है कि भास्कराचार्य सांडिल्य गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे और सहाद्री क्षेत्र के विज्जडवीड गांव के निवासी थे। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि आज तक विद्वानों को यही नहीं पता लग पाया कि ये गांव है कहाँ पे। एक डॉक्टर भाऊ दाजी थे जो 19वीं शताब्दी के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने महाराष्ट्र के 40 गांवों के पास पाटण गांव के मंदिर में एक शिलालेख खोजा, जिसके अनुसार आचार्य जी के पिता का नाम महेश्वर भट्ट था। और महेश्वर भट्ट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भास्कराचार्य जी को गणित, ज्योतिष, वेद, काव्य और व्याकरण की शिक्षा दी थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि भास्कराचार्य जी बचपन से ही विद्या, ज्ञान और इन सब माहौल में पले बढ़े थे। जब भास्कराचार्य जी 36 वर्ष के थे तब उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने 69 वर्ष की आयु में यानी कि लगभग 1183 ईस्वी में कर्ण कौतूहल नाम के एक और ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने ग्रहों की गति, ग्रहों की दूरी, प्लेनेटरी मोशन और बहुत सारी कैलकुलेशन और रचनाओं के बारे में बताया है। इनकी इस रचना से ये पता लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय गणित, विज्ञान और नई नई चीजों को खोजने में लगा दिया। उनके देहांत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जो भी जानकारी मिलती है उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, तो इसलिए हम आपको सटीक नहीं बता सकते कि इनका देहांत कब हुआ था। आप समझिए कि 7 जून 1979 को उपग्रह जो लॉन्च किया गया था उसका नाम भास्कर 1 रखा गया। इसके बाद 20 नवंबर 1981 को एक और उपग्रह लॉन्च किया गया जिसका नाम भास्कर 2 रखा गया। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था भास्कराचार्य जी के लिए और उनको याद करने के लिए। और वैसे भी देखिए, जो साइंटिस्ट हैं उनको पता है कि उस समय में किस कंडीशन में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी थीरीज दे दी, इतने बड़े बड़े चीज़ों की रचना कर दी, बहुत सारी इक्वेशंस दे दिए। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जो वेस्टर्न विचारधारा वाले लोग हैं, अगर उनको आप प्रमाण भी दे देंगे कि हमारे ग्रंथों में ये था, हमारे ऋषियों ने ये खोजा, तो वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को। इनकी 2 रचनाएं हैं और दोनों ही रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला है सिद्धांत शिरोमणि और दूसरा है कर्ण कौतूहल। और इन दोनों ही रचनाओं में सिद्धांत शिरोमणि सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि 4 भागों से मिलकर बना हुआ है: लीलावती, बीजगणित,
ग्रह गणित और गोला अध्याय। सबसे पहले हम सिद्धांत शिरोमणि के लीलावती ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। लीलावती में कुल 625 श्लोक हैं, जिसमें 13 अध्याय है और हर एक अध्याय अपने आप में अलग और खास है। जैसे पहला अध्याय है परिभाषा, जिसमें ये बताया गया है कि मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, गणित का उदय कैसे हुआ, ये सारी चीजें। फिर परिक्रम अष्टक में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में, क्यूब और क्यूबिक रूट्स के बारे में बताया गया है। इनको कैसे निकाले, इनके फॉर्मूले बताए गए हैं। भिन्न परिक्रम अष्टक में फ्रैक्शंस के गेम को बताया गया है। शून्य परिक्रम अष्टक में जीरो की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। प्रकीर्णक और मिश्र व्यवहार, जिसमें इंटीजर से जुड़े हुए प्रश्न हैं। श्रेणी व्यवहार यानी कि नंबर सीरीज के बारे में बताया गया है। क्षेत्र व्यवहार यानी कि एरिया के कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। खाता व्यवहार, अकाउंट्स के बारे में। चिति व्यवहार, वेरियस टाइप ऑफ शेप्स, चित्र के बारे में। क्रचक व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया व्यवहार के बारे में शैडो की मिस्ट्री बताई गई है। साथ ही इसमें कुट्टक मेथड के बारे में बताया गया है, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स का सोल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद अंतिम अध्याय है अंक पास, जिसमें नंबर्स के सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। जैसे एक प्रश्न है कि अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए कुछ बाण चलाए। आधे बाणों से कर्ण के बाणों को काटा, 4 बाणों से कर्ण के घोड़ों को मारा, 6 बाणों से कर्ण के सारथी शल्य को मारा, 3 बाणों से कर्ण के छत्र और ध्वजा को, और अंतिम में 1 बाण से कर्ण को मारा। तो बताइए कि अर्जुन के पास कुल कितने बाण थे। फिर इसका सोल्यूशन देते हुए भास्कराचार्य जी लिखते हैं कि सपोज कि अर्जुन के पास कुल x बाण थे, तो जब आधे बाण से उन्होंने कर्ण के बाणों को काटा तो उनके पास कुल कितने बाण बचे, x/2। फिर 4 बाण उन्होंने घोड़ों के लिए चलाए तो x/2 - 4। फिर 6 बाण सारथी के लिए यानी कि x/2 - 4 - 6। 3 बाण छत्र और ध्वजा के लिए यानी x/2 - 4 - 6 - 3। और अंत में 1 बाण से कर्ण को मारा तो उसमें से 1 और घटा देंगे। इस तरह से इसका एक प्रॉपर इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अर्जुन के पास कितने बाण थे ये आपको पता चल जाएगा। लीलावती ग्रंथ के बारे में एक चीज और है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि लीलावती भास्कराचार्य की बेटी थी, लेकिन जब आप लीलावती ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, चीजों को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, तो ये चीज साबित होता है कि लीलावती भास्कराचार्य जी की पुत्री नहीं थी। उदाहरण के लिए भिन्न परिक्रम अष्टक प्रकरण की शुरुआत में भास्कराचार्य जी गणेश जी की स्तुति करते हुए एक श्लोक लिखते हैं, जिस श्लोक में लीला शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि ग्रंथ की विशेषता को दर्शाता है। और इसके बाद पूरे ग्रंथ में लीला और लीलावती शब्द कई बार आया है, तो ऐसा लगता है कि लीलावती उनकी पुत्री नहीं बल्कि उन्होंने एक प्रश्न और उत्तर के माध्यम से एक कैरेक्टर डिफाइन किया था। इसके बाद सिद्धांत शिरोमणि का दूसरा पार्ट है बीज गणित। इस ग्रंथ में भास्कराचार्य जी ने इनडिटरमिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन बताया है, जिसमें उन्होंने एक चक्रवाल विधि बताई है, जिसके माध्यम से आप इनडिटरमिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन पा सकते हैं। इसका नाम चक्रवाल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सोल्यूशन करते समय हमको चीजों को लूप में चलाना होता है, मतलब कैलकुलेशंस को बार बार करना होता है। जैसे शुरुआत में आपको एक सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है x² = ny² + 1, जहां पर यानी एक इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस पर आपको सबसे पहले एक कुट्टक विधि लगानी है। इसके बाद आपको एक मल्टीप्लायर फाइंड करना है, जो कि आगे इक्वेशन में मदद करता है। फिर तीसरे प्रोसेस में भास्कराचार्य जी ने बताया है कि चक्र या पुनरावृत्ति लगाने के बाद यानी कुट्टक मेथड लगाने के बाद आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। फिर ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए भास्कराचार्य जी ने एक इक्वेशन लिखा x² = 61y² + 1। इसका सोल्यूशन देते हुए उन्होंने x की वैल्यू बताई 1766319049 और y की वैल्यू उन्होंने बताया 2261539880। यानी कि भास्कराचार्य जी के इस मेथड का प्रयोग करके आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। यूरोप में इस समस्या का हल 1657 से 58 में विलियम ब्रॉन्कर करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया था। जबकि हमारे भारत में जयदेव ने और भास्कराचार्य ने कई साल पहले ही इसे दे दिया था। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको चक्रवाल विधि समझाया जाए तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें कुट्टक मेथड का प्रयोग करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इनडिटरमिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाला जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की पहली ऐसी किताब है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि पॉजिटिव नंबर्स के 2 स्क्वायर रूट होते हैं। और इस किताब में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, जीरो की प्रॉपर्टी, अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करना, उनका मान कैसे निकालें, इन सब चीजों के बारे में, रूट्स के बारे में और उनकी वैल्यू को निकालना, ये सारी कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिग्री की इक्वेशंस तक के बारे में बताया गया है। बहुत सारी अज्ञात राशियों के मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। यानी कि भास्कराचार्य जी का ये जो ग्रंथ है वो मैथ्स की फील्ड में एक अनमोल रत्न है। इसके बाद सिद्धांत शिरोमणि का अंतिम पार्ट है गोला अध्याय, जिसमें कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें खगोल विज्ञान, गणित से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके इन्हें भी देख लेते हैं कि इन सब अध्याय में क्या क्या है। तो पहला है गोल प्रशंसा अध्याय, यानी
कि इसमें स्फीयर्स के बारे में स्टडी की गई है, गोले के बारे में विस्तार से बताया गया है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद है गोल स्वरूप प्रश्नाध्याय यानी कि नेचर ऑफ द स्फीयर्स, गोले की संरचना, उसके गुणों के बारे में, उसकी आकृति के बारे में बताया गया है। फिर भुवन कोशाध्याय है यानी कि कॉस्मोलॉजी और जियोग्राफी के बारे में बताया गया है, ब्रह्मांड की चीजों के बारे में, उसकी रचना के बारे में बताया गया है। मध्य गति वासनाध्याय में प्लेनेटरी मोशंस के बारे में, मीन मोशंस के बारे में, प्लेनेट्स के मोशंस के बारे में, ग्रहों की स्थिति और उनके विस्तार से वर्णन किया गया उनके बारे में। फिर है ज्योतिपत्ति वासनाध्याय यानी कि आर्मिलरी स्फीयर के बारे में बताया गया है, आर्मिलरी स्फीयर और बहुत सारे खगोलीय उपकरणों के बारे में अध्ययन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। फिर है गोल बंधाधिकार यानी कि स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है, गोलाकार त्रिकोणमिति से संबंधित थ्योरीज के बारे में और उनकी कैलकुलेशंस के बारे में बताया गया है। त्रिप्रश्न वासनाध्याय में इलिप्स के कैलकुलेशंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद है ग्रह वासनाध्याय और उदयास्त वासनाध्याय यानी कि फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ प्लैनेट, ग्रहों के पहले दर्शन के बारे में बताया गया है और उनसे रिलेटेड गणनाएं की गई हैं। श्रृंगोन्नति वासनाध्याय में चांद के बारे में और उनके कैलकुलेशंस के बारे में बताया गया है, उससे दूरी क्या है, कितने दिन में चक्कर लगाता है, इन सब चीजों के बारे में। यंत्राध्याय में एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खगोलीय उपकरणों के बारे में बताया गया है। ऋतु वर्णनाध्याय में बहुत सारे ऋतुओं के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारे आसपास ये सारी ऋतुएं आती हैं, कैसे चक्र परिवर्तन होता है, कैसे बारिश होती है, इन सब चीजों के बारे में। प्रश्नाध्याय में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल क्वेश्चंस के बारे में, बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न और उत्तरों के बारे में चर्चा हुई होगी। और सभी अध्यायों में सबसे खास अध्याय है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके दिमाग में जो प्रश्न आते हैं उन सबका सलूशन इसी पार्ट में आपको मिल जाएगा। इन सारे अध्यायों में भास्कराचार्य ने गणित और खगोल विज्ञान के कठिन से कठिन सिद्धांतों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है, उसको समझाने का प्रयास किया है, जो कि आज के समय में भी वैज्ञानिकों के लिए और बहुत सारे गणितज्ञों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मान लीजिए अभी तक हम बात कर रहे थे उनके ग्रंथों के बारे में, कौन कौन से उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अब मैं आपको 3-4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, उन्हीं की 3-4 ऐसी रचनाएं बताने वाला हूँ जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान है। जैसे उनमें से पहला है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। भास्कराचार्य जी सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय के भुवन कोश में लिखते हैं, पृथ्वी एक विशेष शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि आकाश में स्थित मौजूद वस्तुएं, गोलाकार पिंड जैसे चंद्रमा हो गया, उल्का पिंड आदि हो गए, पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। उन्होंने इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नाम दिया, जिसका अर्थ है वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति। भास्कराचार्य जी ने आज से 1000 साल पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिससे वे वस्तुएं पृथ्वी पर गिर जाती हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ा था, लेकिन भास्कराचार्य ने इसे न्यूटन से लगभग 500 साल पहले बता दिया था। भास्कराचार्य जी का दूसरा सबसे चौंकाने वाला खोज है तत्कालिक गति के बारे में, यानी कि इंस्टेंटेनियस मोशन के बारे में। इन्होंने एक श्लोक लिखा है जिसका सीधा मतलब यह है कि वस्तुएं अपने निकट स्थित बड़ी वस्तुओं की ओर खिंच जाती हैं और ये प्रक्रिया एक नियमित गति में होती है। इसका मतलब ये है कि पता नहीं कैसे, लेकिन उनको ये पता था कि जो बड़े ग्रह होते हैं वो छोटे ग्रहों को या बड़ी चीजें छोटे चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। वो बड़ी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही या एक आकर्षण शक्ति के माध्यम से उन्हें अपनी ओर खींचती हैं, और इसी कारण हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और हमारा सोलर सिस्टम काम करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आज से हजारों साल पहले उन्होंने ये कैसे किया होगा। भास्कराचार्य जी की तीसरी सबसे खास चीज है पंचांग का कैलकुलेशन। वही पंचांग जो नासा के कैलकुलेशन से भी पहले बता दिया करता है कि हमारे ग्रहों की स्थिति क्या है, चंद्रमा का चंद्रोदय कब होने वाला है, सूर्य की स्थिति सौरमंडल में क्या है, वो कब उदय होगा, कौन से ग्रह की स्थिति क्या है, क्या नक्षत्र हैं, ये सारी चीजें हमारा पंचांग बता दिया करता है। और इन्हीं पंचांगों के कैलकुलेशन के सबसे खास व्यक्ति माने जाते हैं भास्कराचार्य जी। लेकिन अभी के समय में अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि भास्कराचार्य जी कौन थे और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो आज के समय में 90% लोग ऐसे हैं जो नहीं बता पाएंगे कि भास्कराचार्य कौन थे। अगर आप अपने सनातन धर्म के छुपे हुए ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी सनातन संस्कृति की रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव।